हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेल वाला रेशू में। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे ALP 2026 में जो लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इसमें कंप्लीट रोड मैप देखेंगे हम, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो अब हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे किन चीज़ों के बारे में, जॉब ओवरव्यू के बारे में। ठीक है, उसके बाद सैलरी क्या रहती है ALP लोको पायलट की, क्या क्या बेनिफिट्स हमें इस जॉब के दौरान मिलते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। कुछ लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्वालिफ़िकेशन को लेकर के, तो उन सब का डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा भी। एग्ज़ाम के अंदर क्या क्या स्टेजेज होंगी हमारी। ठीक है, CBT 1 का जो स्ट्रेटजी वो हम देखेंगे। CBT 1 में हमें कैसे प्रिपरेशन वगैरह करनी है वो हम ये जो है हमारा 3 मंथ की स्ट्रेटजी वो CBT 1 में ही देखेंगे हम। फिर CBT 2 में ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होने वाला है, कुछ टॉपिक अलग हो जाते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही रहने वाले हैं। उसके बाद जो आदमी जो कैंडिडेट CBT 2 को भी पास कर लेता है उनके लिए साइको टेस्ट होता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद DV और मेडिकल के बारे में। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं जॉब ओवरव्यू। जॉब ओवरव्यू में बात करें तो ये भैया, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये एक सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है। ठीक है, सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है। और जब आप इसमें भर्ती होगे तो आप एज असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती होगे। उसके बाद आपको जब पहला प्रमोशन मिलेगा वो मिलेगा सीनियर ALP का। ये लगभग 2 साल से 2.5 साल के अंदर आपको मिल जाता है। उसके बाद सेकंड जो प्रमोशन होगा वो लोको पायलट सेंटर का होगा। इन दोनों के अंदर ग्रेड पे मैं भी आपको बता दूंगा आगे। उसके बाद थर्ड जो प्रमोशन होगा वो होगा लोको पायलट गुड्स का। फोर्थ प्रमोशन होगा लोको पायलट पैसेंजर का। उसके बाद आप बनते हैं लोको पायलट मेल। ये जो प्रमोशन होते हैं हमारे, ये सारे 1 to 5th तक जो प्रमोशन है ये हमारे सीनियरिटी के हिसाब से डिपार्टमेंट अपने आप करता है। और जो ये छठा जो ऑप्शन है ये आप जो देख रहे हैं CLI वाला, ठीक है, इसके लिए हमें डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकलती है और हमें उसका एग्ज़ाम देना पड़ता है। उसके बाद आप उसको क्वालिफाई करते हो तो CLI बनते हैं, यानी चीफ लोको इंस्पेक्टर, जो कि इन सब का सुपरवाइज़र होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेड पे की। इनिशियली ये जॉब स्टार्ट होती है 1900 ग्रेड पे से। उसके बाद जब हमारा पहला प्रमोशन होगा ALP तो हमें मिलेगी 2400 ग्रेड पे। ठीक है, और यही ग्रेड पे हमारी जब हमें दूसरा प्रमोशन जो होगा हमारा LPS का, तो ग्रेड पे सेम मिलने वाली है। कई जगह जब हम एज सीनियर LPS हो जाते हैं, सीनियर लोको पायलट सेंटर, तो कई डिवीज़न के अंदर 4200 ग्रेड पे मिल जाती है और पर किसी में नहीं मिलती है। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा LPG का। ठीक है, LPG के अंदर आपको 4200 ग्रेड पे मिल जाएगी। जब आप LPG से LPP में जाएंगे तो आपको ग्रेड पे का कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ग्रेड पे आपकी ये रहने वाली है। परंतु आपको जब LPP में जाएंगे ना, आपको 2 से मतलब प्लस माइनस नहीं कह सकते इसको, हम कहेंगे कि भैया यहाँ पे आपको +2 +3 जो हमारा ईयरली इंक्रीमेंट होता है वो लग के आपको आपकी बेसिक पे में ऐड हो जाता है। सेम जब आप LPP से LPM में बनेंगे तब भी आपको 2 से 3 जो हमारे ईयरली इंक्रीमेंट आते हैं वो ऐड होकर आपकी बेसिक पे में ऐड हो जाएंगे। उसके बाद CLI की बात करें तो CLI की ग्रेड पे होती है 4600। हमारी जो रनिंग कैटेगरी की जो ग्रेड पे है वो 4200 तक ही है अभी। अभी देखो आगे बात चल रही है, हो सकता है मे भी ये ग्रेड पे इन फ्यूचर बढ़ जाए या ये ग्रेड पे भी बढ़ने वाली है अभी कुछ टाइम में, ऐसा हो सकता है। जॉब कैटेगरी की बात करें तो ये ग्रुप C कैटेगरी में आती है ये जॉब, जो कि बहुत अच्छी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सैलरी की। तो भैया जब देखो आपका CBT 1 CBT 2 उसके बाद आपका साइको DV मेडिकल वगैरह सब फिट हो जाएगा तो आपको मेरिट में चुन लिया जाता है एज ए एम्प्लॉय। जब आप रेलवे को ज्वाइन करोगे तो सबसे पहले आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ठीक है जी, ट्रेनिंग ये एक मात्र ऐसी जॉब लगती है मेरे को जिसमें कि आपको सीखने के पैसे भी मिलते हैं। जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे तो भाई हम सीखेंगे तो सही, और सीखने के हमें पेमेंट मिल रही कितनी, 30 से 35 हज़ार रुपये। बताओ, इंडियन रेलवे हमें सीखने के भी हमें पैसा दे रही है, वो दे दिए 30 से 35 हज़ार रुपये। ठीक है, उसके बाद जब हमारी फाइनल पोस्टिंग हो जाती है एज एन LP, तब हमारी ये जो सैलरी है
30-35 से बढ़कर 50 से 60 हज़ार हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं। हमारी सैलरी के अंदर कुछ चीज़ अलाउंसेस हैं वो ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे वो अलाउंसेस नहीं होते हैं, यहाँ पे अलाउंसेस हमें मिलने लग जाते हैं। ठीक है, एक हमें मिलता है किलोमीटर अलाउंसेस, क्योंकि हम रनिंग में हैं तो हमें किलोमीटर अलाउंसेस मिलता है, उसके ऊपर आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद आप बनोगे सीनियर एलपी से एलपीएस, उस दौरान आपकी जो सैलरी है वो 60 से 70 हज़ार रुपये तक हो जाएगी, क्योंकि सीनियर एलपी और एलपीएस में आप यही ग्रेड पे लगभग सेम रहने वाली है, तो सैलरी दोनों ही उसमें कंडीशन में 60 से 70 हज़ार के आसपास रहने वाली है। फिर एज ए लोको पायलट आपका प्रमोशन होता है गुड्स के लिए, तब आपकी सैलरी 80 हज़ार से बढ़कर 1 लाख के आसपास तक हो जाएगी, डिपेंड्स अपॉन किलोमीटर अलाउंसेस और एक्स्ट्रा अलाउंसेस। उसके बाद आपका प्रमोशन होगा लोको पायलट पैसेंजर, लोको पायलट मेल में, तो आपकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा, मिनिमम 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, अप्रोक्सीमेट 1.25 लाख और 1.5 लाख के आसपास तक चले जाएगी। उसके बाद CLI की अगर सैलरी की बात करें वो 1.5 लाख से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि हमारा सुपरवाइजर वाइजर हैं तो और इनका भी थोड़ा काम बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से इनकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की, भाई जॉब में रहते रहते हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा हमें मेडिकल। हमें मेडिकल की सुविधा मिल जाती है, हमें, हमारे बीवी को और हमारे बच्चों को, और इन केस अगर फादर की डेथ हो जाती है तो ये मेडिकल की फैसिलिटी मेरी माता को भी मिलेगी। ठीक है, मेडिकल में हमें उम्मीद कार्ड रेलवे की तरफ से उम्मीद कार्ड बनता है, इसके लिए हमें अप्लाई करना पड़ता है और हमें सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री मिल जाती है। उसके बाद हमें मिलते हैं पास एंड PTO, पूरी फैमिली के लिए हमें एक फुल पास मिलता है सेकंड AC का। ठीक है, उसके बाद 4 PTO मिलते हैं। 4 PTO में आई थिंक ऐसा है कि 70 या 75% पेमेंट हमें करना रेलवे करती है, और 25% से 35% हमें देना पड़ता है अपनी तरफ से। और सेकंड AC में फुल जर्नी का हमें पास मिलता है, आपका अलग बनेगा, बीबी है तो बीबी का अलग बनेगा, बच्चे हैं तो उनका भी अलग से बनेगा। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस, मतलब आपके बच्चे जब आप रेलवे में लग जाओगे तो मुफ्त में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि रेलवे में चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस देती है, लगभग मेरे हिसाब से 35,000 के आसपास आता है। उसके बाद सैलरी में जो बेनिफिट्स हैं हमारे, वो देखिए, सैलरी में हमें एक्स्ट्रा मिलेगा एक HRA हाउस रेंट अलाउंसेस बढ़ जाता है, उसके बाद डेयरनेस अलाउंसेस बढ़ जाते हैं, हमारे किलोमीटर अलाउंसेस बढ़ जाते हैं। हमारी जो मोस्टली सैलरी है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है किलोमीटर अलाउंसेस के ऊपर, जब हमारे किलोमीटर ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी सैलरी भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। TP अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, क्योंकि हम रनिंग कैटेगरी के अंदर आते हैं तो भाई इस जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह हमारा काम घूमने का रहता है, तो हमें ट्रांसपोर्ट भी अलाउंसेस दिया जाता है। उसके बाद जब हम नाइट में ड्यूटी जाएंगे तो हमें NDA भी दिया जाएगा, नाइट ड्यूटी अलाउंसेस दिया जाएगा। और जब हम भैया लगातार काम करेंगे तो हमारा ओवर टाइम भी बनेगा, ओवर टाइम बनेगा तो हमें ओवर टाइम का भी। और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी बात, जब अगर आप छुट्टी जाते हो, वैसे तो इस कैटेगरी के अंदर बहुत छुट्टियाँ कम मिलती हैं, आपको कम छुट्टियाँ मिलेंगी, लेकिन जब भी आपको छुट्टी मिलेगी तो उस छुट्टी का भी आपको पैसा मिलेगा। अगर छुट्टियों की बात करें तो हमें इसमें देखिए 10 CL मिलती हैं, 15 LAP मिलती हैं, 10-10 के पेयर में, पहले जो 6 महीने उसमें 10, उसके बाद दो जो अपना हमारा जो 6 मंथ का जो टेन्योर बचता है उसमें 10, तो 10-10 करके हमें LHAP भी मिलती है, ये हमारी मेडिकल लीव होती है। ठीक है, उसके बाद पैटर्निटी लीव, जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और बच्चा होता है ना, तो 15 दिन की पैटर्निटी लीव भी मिलती है। ये हम 2 बेबीज़ तक ले सकते हैं, क्योंकि ये सरकार ने कहती है हम 2 हमारे 2, तो ये सिर्फ 2 बच्चों तक ही सीमित है। कुछ इस तरह के हमें लीव अलाउंसेज मिलते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा अलाउंसेज, हमें ड्रेस अलाउंसेज मिलते हैं। ठीक है, ये बेसिक पे के हिसाब से हमारे अकाउंट पे क्रेडिट होते हैं हर साल, ये आता है लगभग जून या जुलाई के अंदर। और उसके बाद आता है दिवाली बोनस, ये हमें लगभग 18,000 रुपये के आसपास फिक्स है, ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 18,000 के आसपास हमें मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए अब हम बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की। ALP बनने के लिए हमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होती है। अगर भैया आपने 10th पास की हुई है और साथ साथ में आपके पास ITI है, ITI कैसे कैसे आपके पास मोटर मैकेनिक की है, रेडियोलॉजिस्ट है, डीजल से है, आपके पास मोटर मैकेनिक है, डीजल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियोलॉजी, इन सब से अगर आपने ITI कर रखी है तो आप ये जॉब
का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है, बीटेक है, अगर ये चीज़ें डिप्लोमा और बीटेक आपके पास, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एक दो एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं, सब आप डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप सोचते हो भाई मैं तो आर्ट्स वाला हूँ, मैं कॉमर्स वाला हूँ, या फिर मेरे पास टेक्निकल में जाओगे तो मेरे पास कुछ ऐसी कैटेगरी रही है कि जो टेक्निकल ना होते हुए, जैसे सीएस हो गया, कंप्यूटर साइंस वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो भी हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो कैसे, हमें उसमें हमारी 10th की मार्कशीट प्लस में हमें ITI करनी होगी। अगर हम ITI कर लेते हैं तो हम ये जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं स्टेजेस इन एग्जामिनेशन। अब देखिए भाई, इसमें टोटल मिलाकर 7 स्टेजेस हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, 7 स्टेजेस है इसके अंदर। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसमें होगा हमारा CBT 1। जो CBT 1 है ये हमारा सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नेचर का है। इसके जो मार्क्स है वो फाइनल कट ऑफ में नहीं होंगे, नहीं जुड़ने वाले। उसके बाद CBT 2 है, यहाँ पे 2 पार्ट होंगे। एक CBT 2 में इसके साथ टेक्निकल होगा। टेक्निकल जो है वो हमारा क्वालिफाइंग मार्क है, क्वालिफाइंग है, ठीक है, ये हमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। उसके बाद CBT 2 है, अभी पॉलिसी चेंज हो चुकी है। पहले क्या था कि 70% जुड़ता था। CBT 2 का जो था 70% लेते थे और 30% लेते थे, वो लेते थे हमारे शाही का टेस्ट का, यहाँ का 30% लेते थे। परंतु अभी इसको चेंज कर दिया है और अभी ये 50% ले लेते हैं। 50% यहाँ से और 50% शाही को टेस्ट से लेकर फिर हमारी फाइनल मेरिट बनने वाली है। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेक्निकल आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है, और अगर आप उसे क्वालिफाई कर जाते हो और CBT 2 में आपके पास अच्छे नंबर हैं, यहाँ पे आप अच्छे नंबर लेकर आते हो, तो उसका 50% यहाँ से उठाओ। फिर इसके बाद होता है हमारा साइको टेस्ट, और साइको टेस्ट में भी आप अच्छा परफॉर्म करते हो, यहाँ का जो 50% है वो लेकर आपकी मेरिट निकाली जाएगी। अगर आप इस मेरिट में आते हैं तो फिर आते हैं हम 4th स्टेज में, जहाँ होता है हमारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। ठीक है, DV में जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे वेरीफाई किए जाएंगे जब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। तो इसलिए भैया सब लोग सतर्क हो रहे हैं, जब भी आप फॉर्म डालोगे ना ALP का, तो उसमें आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर चेक करके आप आराम से फॉर्म डालिएगा। ठीक है, जब आपका DV भी पुट राइट हो जाता है तो उसके बाद आप आते हैं मेडिकल के लिए। मेडिकल में ये सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है, तो भैया आंखों पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आपको डायरेक्टली सिग्नल से डील करनी है, आपको सिग्नल देखना है। और जब आपकी गाड़ी 100, 120, 130 की स्पीड से चल रही है, तो आप सोचो कि सिग्नल की विजिबिलिटी भी आपको दूर से दिखनी चाहिए, तो उसके लिए आपको A1 कैटेगरी का मेडिकल करवाया जाएगा। ठीक है, मेडिकल में पास होने के बाद आपकी फाइनल मेरिट हो जाएगी। ठीक है, फाइनल मेरिट में पास होने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, और फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो हैं रेलवे के एम्प्लॉय बन चुके होंगे। अब CBT 1 की बात करें भैया, CBT 1 जो होता है हमारा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आपको CBT 1 निकालना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का, अगर आपने CBT 1 ही नहीं निकाला तो CBT 2 आपका कोई होगा ही नहीं। तो भैया CBT 1 निकालने के लिए आपको हार्ड वर्क की ज़रूरत है। ठीक है, CBT 1 की तैयारी CBT 2 में भी काम आएगी, क्योंकि जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है। 1-2 टॉपिक अलग हो जाते हैं, 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं उसके अंदर, तो वो आगे जब आप CBT 1 क्वालिफाई करोगे तो CBT 2 का जब आप सिलेबस देखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो भैया CBT 1 की तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि वही तैयारी आपकी CBT 2 में भी काम आने वाली है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। भैया एग्ज़ाम पैटर्न में भैया की क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस कैटेगरी से क्या क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह के। सब्जेक्ट बात करें तो सब्जेक्ट हमारे पास 3 ही रहेंगे CBT 1 के अंदर, मैथ, रीजनिंग और साइंस। ठीक है, 3 होने वाले हैं। तीनों ही पेपर में अगर आप देखोगे तो 20 नंबर की आने वाली है मैथ, उसके बाद 25 नंबर की आएगी रीजनिंग, और 30 नंबर का आएगा साइंस। तो भाई साइंस का अच्छा खासा वेटेज है 30 नंबर का, और मैथ और रीजनिंग भी इजी है, आप आराम से कर लोगे। ये टोटल बनेंगे 75 मार्क्स के, और आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का, मतलब कि 60 मिनट के अंदर आपको अपना पेपर करना है, और वो भी करेक्ट क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। अब साइंस में भी अगर बात करें तो साइंस में 3 चीज़ें आती हैं, इंक्लूड होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये सॉरी मैथ गलत लिख दिया है, ये है यहाँ पे होगा बायो।
इसको काट दो, यहाँ पे होगा बायोलॉजी होगी, ठीक है। इन तीनों में भी आप कन्फ्यूजन में रहोगे कि यार ज़्यादा वेटेज किसको दे, तो मैं सही बताऊँ अपना जो एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ। सबसे अच्छा खासा वेटेज रहेगा फिजिक्स का। अगर आप CBT 1 पास करना चाहते हो तो ज़्यादा आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। तो भैया मैथ, रीजनिंग और साइंस में आपको फिजिक्स को अच्छा खासा टाइम देना है और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करनी है। देखिए मेन फोकस हमारा यही है, मैथ पे, रीजनिंग पे और फिजिक्स पे, इन पे होना चाहिए। अब बात करेंगे हम आगे अपने 3 मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में कि भैया हमने फॉर्म तो डाल दिया ALP का, अब तैयारी कैसे करें। सब लोग इसी कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो सिंपल सा है भैया, देखो इस छोटा सा दिमाग है, इस पर ज़्यादा बढ़ने लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको नॉर्मल प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। कैसे? ठीक है, डेली आपको कम से कम 3 घंटे पढ़ना है। कम से कम आपको 3 घंटे पढ़ना है, कम से कम 3 घंटे। और वो 3 घंटे आपके ये नहीं कि भैया पढ़ाई तो इधर कर रहे हो, कभी उससे डिस्कस कर रहे हो, कभी मम्मी से बोल रहे हो चाय ले आओ, कभी पानी पीने जा रहे हो, उठ रहे हो। जब आपको अपनी तैयारी करने बैठ रहे हैं तो अपना पानी वगैरह सब लेकर बैठे हैं और 3 से 4 घंटे आप अच्छे से पढ़ाई करें। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से देखें। माइंड को रिलैक्स रखना है। जो भी आप पढ़ेंगे उसको दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके सर्कल में आपके दोस्त हैं तो सीधी सी बात है आपकी ही एज के होंगे, तो वो लोग भी तैयारी कर ही रहे होंगे किसी न किसी चीज़ की, तो आप उनके साथ डिस्कस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज करें, इससे क्या मन अच्छा रहेगा। खेल कूद भी करें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक आराम से करें, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि बर्डन लेने से आपके एग्जाम्स नहीं निकलेंगे। माइंड को जितना रिलैक्स रखोगे, जितना फ्री रखोगे, उतनी अच्छी आप पढ़ाई कर पाओगे। कुछ कहते हैं कि भाई सुबह का टाइम अच्छा होता है पढ़ने के लिए। जैसा भी आपको टाइम लगे भाई, किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को शाम को, किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है। आपका मन है, आप जब भी पढ़िए, लेकिन आपको 3 से 4 घंटे अच्छे से अपने पेपर के लिए ईमानदारी से देना है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज को सिलेबस देखना है, उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकालना चाहते तो आप भैया उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, और उसी के हिसाब से तैयारी करें। उसके हिसाब से कैसे, आपने जैसे आज मान लो प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, तो प्रॉफिट एंड लॉस पे टिक कर दो कि भाई ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद रीजनिंग में आपने कुछ सब्जेक्ट होता है जैसे फिगर काउंटिंग हो गया, तो फिगर काउंटिंग पे टिक कर दो। मतलब ये है कि जो जो टॉपिक आप कवर करते जाएंगे उस टॉपिक पे आप निशान लगाते जाएंगे, ठीक है। और अब कहते हैं भैया तैयारी कहाँ से करनी है, तो भैया कोचिंग ज्वाइन कर लें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप यूट्यूब पे चले जाएं, वहाँ से फ्री लेक्चर देख लें। अगर आप कहते हैं सर मेरे को समझ में नहीं आता यूट्यूब पे भी, ठीक है, और यूट्यूब पे आपको समझ में नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आता तो भैया किरण पब्लिकेशन और द प्लेटफॉर्म, ठीक है, रिकमेंड पब्लिकेशन की बुक खरीद लें, वहाँ से अपनी प्रैक्टिस चालू कर दें। अब क्या आप कहोगे कि सर यही बुक क्यों, या फिर जो भी आपके पास बुक है SSC की है तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि SSC और रेलवे का सिलेबस लगभग सेम होता है, तो आप SSC की बुक से भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, जब भी आप फ्री लेक्चर देखोगे ना, जिस टॉपिक से रिलेटेड या जिस सब्जेक्ट को आपने एक यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया तो आपको उसी को ही फॉलो करना है। क्योंकि हर यूट्यूब चैनल पे जैसे टीचर जो अलग हैं उनकी स्ट्रेटजी सबकी अलग अलग होती है, तो आप कोशिश करिएगा कि यूट्यूब पर एक ही चैनल को फॉलो करके और अपना टॉपिक है जो वहीं से कवर करें, ठीक है। 2-3 दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करना है आपको, ठीक है, मैथ, रीजनिंग और साइंस का। जब भी आप बैठो भैया ये टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कोशिश करना कि उसको 2 से 3 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करना है। पहले उसके क्लासेस वगैरह देख लो, उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज लगाओ। आपको 2 दिन से 3 दिन में आपको टॉपिक पूरा अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो अपना, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर को आप कन्फ्यूजन ये रहेगा भैया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहाँ से लेकर आएँ, तो आप देखिए ऑनलाइन जाके सर्च करेंगे तो ऑनलाइन मिल जाएंगे। मार्केट से बुक ले लें। मार्केट से अगर आपको बुक परचेज करनी है तो द किरण पब्लिकेशन और द प्लेटफॉर्म की आप बुक ले सकते हैं। ये बुक मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पर्सनली इन्हीं से पढ़ा है। ये इजी टू अंडरस्टैंड होती हैं और इनके अंदर सॉल्यूशन भी अच्छे से दिया हुआ है डिटेल में, तो आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाएंगे तो आपको ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि भाई आप कहाँ फॉल कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि 60 मिनट के अंदर ही मैं पेपर सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है।
अगर आपका पेपर 60 मिनट के अंदर सॉल्व नहीं हो रहा या 1 घंटे के अंदर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए अपनी प्रैक्टिस को इस तरह बढ़ाएं कि आप उसको 60 मिनट में सॉल्व कर पाएँ। जब यहाँ आप 60 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे तब जाके आप वहाँ पे अपना पूरा पेपर देख पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। फिर उसके बाद आप देखें कि 70% या उससे ऊपर के मार्क आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि भैया अगर CBT 1 आपको क्वालिफाई करना है तो अपने आप को उस लेवल तक लेके जाना है। तो आप देखिए कि भैया 70% मार्क्स में लेके आ पा रहा हूँ या नहीं लेके आ पा रहा हूँ। अगर आप किसी टॉपिक में अटक रहे हैं या किसी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हैं तो उसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करें, और उसकी जो ट्रिक्स वगैरह हैं वो यूट्यूब पर देखें, अपने शॉर्ट फॉर्म्स बनाएं, ठीक है, जिससे कि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये ज़रूरी है करना। उसके बाद देखिए एक अच्छी खास बताता हूँ मैं आपको, जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे ना तो उससे पता क्या होगा, उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी आपकी एक्यूरेसी है ना वो भी बढ़ेगी। एक्यूरेसी जितने टाइप के क्वेश्चन आप लगाओगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस रहेंगे ठीक करने के। जितने ज़्यादा लगाओगे हट, आप जैसे लाभ हानि में जाओगे तो आप वहाँ पे 2-3 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर समय दूरी में जाओगे वहाँ भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इस तरीके से आप देखोगे ना तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएगी। जब आप पेपर करोगे, जो भी हमारे ये पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर आप करोगे तो इस पेपर के अंदर भी आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जब आप यहाँ पे तुक्के नहीं लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है फाइनल जब आपका एग्ज़ाम CBT 1 होगा तो वहाँ भी तुक्के नहीं लगा पाओगे। तो अपनी आदत ऐसी बना लो कि आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि हमारा 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, जब आप प्रश्न करने बैठ रहे हो तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे और उसको स्किप करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 50% डाउट रहेगा, भाई 50-50 यही है क्वेश्चन, मैं इस जो आंसर निकाल रहा हूँ वो सही भी है और गलत भी, ऐसा ऑप्शन रहेगा आपके पास। तो इसको भी आप थोड़ा सा होल्ड पर रखेंगे और अपना पेपर पूरा कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया है उसमें अंक आपके कम है, ठीक है, कि आप कट ऑफ पार नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करोगे, जो 50-50% वाला जो क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन हैं आप उसमें रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपको उनको छेड़ना भी नहीं है। अगर आपका पेपर से लगभग 50 से 60% के आसपास ठीक हो रहा है ना, तो वो आपको 50-50% वाले क्वेश्चंस आपको छेड़ने भी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे जो CBT 2 की बात करेंगे। CBT 2 के साथ साथ हमें मिलेगा टेक्निकल। जो टेक्निकल जो ये पेपर होगा हमारा, ये हमारा होगा क्वालिफाइंग नेचर का, ठीक है, ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। फाइनल मेरिट में सिर्फ और सिर्फ CBT 2 का वेटेज जाएगा, वो भी 50% वेट जाएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि साइको से कुछ लोगों को डर लगेगा, वो मैं आप लोगों के लिए साइको की क्लास भी ले जाऊँगा आगे, अगर आपको जरूरत पड़ेगी। पहले आप CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई करिए, फिर मैं आपके लिए ले आऊँगा साइको की क्लास भी। तो अब CBT 2 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेके आने हैं, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन भैया पहले जब आपने CBT 1 दिया है तो आपने फिजिक्स मैथ, रीजनिंग और साइंस ये तो अच्छे से पढ़ ली है। साइंस के अंदर हमारे साथ साइंस के साथ साथ एक और टॉपिक ऐड हो जाएगा, वो हो जाएगा बेसिक इंजीनियरिंग का, ये भी आपको फॉलो करना है। मैथ में कुछ एक आध टॉपिक और ऐड हो जाएंगे, वो भी आपको देख लेना है, ठीक है। तो CBT 1 में हमारा पार्ट ए जो कि हमारा मैथ, रीजनिंग, साइंस प्लस बेसिक इंजीनियरिंग का होगा। पार्ट बी जो होगा वो हमारा होगा ट्रेड नॉलेज का। मैथ के क्वेश्चन आएंगे 25, रीजनिंग के भी 25 और बेसिक साइंस प्लस बेसिक इंजीनियरिंग के 40 + 50। इस तरीके से ये पेपर हो जाएगा 100 मार्क्स का, और टाइम हमें मिलेगा इसमें 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बहुत अच्छा खासा टाइम रहेगा, आप इजीली अपना पेपर अटैम्प्ट करोगे आराम से। इसमें भी ध्यान रखना, इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, तो ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने हैं, आराम से पेपर को करना है। उसके बाद पार्ट 2 जो होगा वो टेक्निकल का होगा। सबसे पहले हमारा जैसे 90 मिनट का ये पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद हमें 20-25 मिनट का गैप मिलेगा। उसके बाद हमें दूसरा पेपर पार्ट बी जो कि टेक्निकल दे दिया जाएगा। टेक्निकल नॉलेज के लिए हमें जो आप जो भी स्ट्रीम
उसमें चूज करोगे, ठीक है। जैसे मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट जो आप चूज़ करोगे वो, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड। जैसे मैंने जब 2018 में अपना पेपर दिया था तो मैं मैकेनिकल से बीटेक की हुई है, तो मैंने RAC रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर का एक हमारा सब्जेक्ट चलता है, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया था। उस सब्जेक्ट के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ था, ठीक है। तो ट्रेड नॉलेज में आपको वही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जिससे कि आपकी ट्रेड है और जिसको आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि भैया मैं हूँ तो मैकेनिकल का और मैंने सेलेक्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, वो गलत है। तो ऐसे में आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो अपना जो राइट सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करिए। ये क्वेश्चन पेपर होगा 75 मार्क्स का, 75 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होगा, 60 मिनट मिलेंगी हमें इसमें। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आपसे ज़्यादा टेंशन नहीं जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम आपको CBT 2 के साथ साथ, या आप CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे तो आपको टेक्निकल के लिए टाइम भी देना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक साइंस और बेसिक इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो ये बेसिक इंजीनियरिंग उसमें नया ऐड हो जाएगा। बेसिक इंजीनियरिंग में मेनली हमें इंजीनियरिंग ड्राइविंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये 4-5 टॉप सब्जेक्ट्स हैं जो और ऐड हो जाएंगे। तो भैया बेसिक इंजीनियरिंग में आप देखोगे अपने जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसके अंदर जैसे प्रोजेक्शन आ गया, व्यू आ गए, जो ITA वगैरह करके आ रहे हैं लड़के, टेक्निकल लड़के हैं सारे, उनको सबको पता होगा, उन्होंने पढ़ा है प्रोजेक्शन क्या है, व्यू क्या है, ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, जैसे हमारा वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज हो गया। इस तरीके से समझ, लाइंस का डिस्कशन, कितने तरह के लाइंस हम यूज करते हैं, वो जियोमेट्री फिगर जो हो गए हमारे, उनके बारे में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंट भैया किसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता, ये सब इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हमें आएगा। फिर उसके बाद वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर यूनिट्स हैं, उनका मेजरमेंट है, मास एंड वेट डेंसिटी है, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी है, स्पीड वेलोसिटी है, हीट टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लीवर और सिंपल मैकेनिज्म, ये हमारी बेसिक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हम कह सकते हैं, वो हमें पढ़नी पड़ेगी। और कभी कभी इसमें थोड़ा बहुत कंप्यूटर का पार्ट भी ऐड हो सकता है, वो भी ज़रूर देख लेना। अब बात करें बुक की, तो भैया सबसे अच्छी बुक मैंने जिससे खुद तैयारी करी थी वो थी किरण रुक्मणी पब्लिकेशन की, ठीक है, द प्लेटफॉर्म के नाम से। उसमें अच्छा खासा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन की बुक आएगी, वो आप परचेज कर लें मार्केट से। उसमें बहुत अच्छा खासा डिटेल में दे रखा है, वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है एक बुक की, ठीक है। अब CBT 2 में हमें क्या करना है, देखिए CBT 2 में हमें जब हमने CBT 1 की तैयारी करी है तो हमारा नॉन टेक्निकल जो पार्ट है, मैथ, रीजनिंग और साइंस वाला, वो अच्छा खासा रहेगा। तो हमें टेक्निकल सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा उसको भी टाइम देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। बाकी सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, क्योंकि मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो और रीजनिंग वगैरह रहेगी, तो वो सब सेम ही है। CBT 2 के 50% मार्क्स, ये मैंने बताया था ना अभी, 50% मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे। टेक्निकल राउंड में बस आपको पास होना है और यहाँ पर टॉप नहीं मारना। कभी आप सोचते हैं भैया मैं टॉप करूँगा, टेक्निकल पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो कुछ सेल्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप उसे क्वालिफाई करिए। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको लगाने ही है, 60 मिनट में सोल्व करने की कोशिश करनी है। किसके? टेक्निकल के। जब टेक्निकल का जो हमारा पेपर है उसका भी आपको मॉडल पेपर मिल जाएंगे या प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, वो उठा लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए या बुक ले लीजिए और वहाँ से आप उनको सोल्व करिए और 60 मिनट में सोल्व करने की कोशिश करें और इससे आपसे अपनी प्रैक्टिस बना लें, ताकि आप वहाँ पे इजीली उनको कर सकें। फिर साइको टेस्ट आ जाएगा। जब आप CBT 1 क्वालिफाई कर लोगे, CBT 2 भी आपने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। क्वालिफाई आपका CBT 2 जब भी माना जाएगा जब आप जो ये टेक्निकल पार्ट है ये भी क्वालिफाई करोगे। अदरवाइज आपने CBT 2 का जो अपना नॉन टेक्निकल पार्ट है उसमें आपने मान लो 100 में से 100 नंबर ले आए, लेकिन टेक्निकल राउंड में आप पास नहीं हुए तो आपको फेल ही कर दिया जाएगा। इसलिए भैया टेक्निकल राउंड में पास होना ज़रूरी है, इसका भी ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा साइको टेस्ट आ जाएगा। CBT 2 पास करने के बाद साइको की प्रैक्टिस हमारे लिए CBT 2 की पास कर लेंगे, उसके बाद साइको की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी कोचिंग अपने वो क्या कहते हैं बैच लॉन्च कर देगी। उसके बाद कुछ ऐप्स हैं वहाँ भी अपनी आपको क्लासेस देखने के लिए मिल जाएंगी, कुछ टेस्ट सीरीज भी निकाल देती हैं। बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप साइको की प्रैक्टिस करेंगे तो आप या तो कंप्यूटर या लैपटॉप पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे,
क्योंकि अगर आप ऑफलाइन उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑनलाइन में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होने वाला है। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटजी इस तरह से तैयार करें कि आपको वो जो प्रैक्टिस है वो कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही करनी है। अगर बुक की बात करूँ तो बुक लेनी है तो आप बुक भी ले सकते हैं। मैं बुक रिकमेंड करूँगा आपको, 1 मिनट। बुक अगर आपको लेनी है ना तो विद्यासागर के नाम से बुक आती है, विद्यासागर के नाम से, बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी इसी से तैयारी करी थी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने टेक्स्ट बुक है जो इसका सब्सक्रिप्शन ले लिया था टेस्ट सीरीज़ का। यहाँ से मैंने टेस्ट लगाए थे, मेरा अच्छा खासा स्कोर आता था और फाइनल मेरिट में भी मैंने अच्छा खासा स्कोर किया था। हमारे टाइम पे आउट ऑफ जो है 8 में से काउंट हुआ था मार्क, तो मेरे 7.9 के समथिंग मार्क्स आए थे, तो अच्छा खासा वेटेज रहा था। ठीक है, तो अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो आप टेक्स्ट बुक से लगा भी सकते हो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको ठीक लगे आप वहाँ से लगा सकते हो, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आपने CVT 1 CVT 2 क्वालिफाई कर लिया, साई को निकाल लिया, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आ गई। फाइनल मेरिट आने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ध्यान रखना, जब आपने फॉर्म फिल किया था तो कोई गलती तो नहीं करी थी। अगर आपने कोई गलती वगैरह करी है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट वगैरह लेके जाना पड़ेगा, और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको तैयार करके रखने हैं। और यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट का वो डन हो जाएगा। जो वेरिफिकेशन डन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डन होने के बाद फिर आप चले जाओगे फाइनल मेडिकल के लिए। यहाँ मेडिकल में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है, मेडिकल के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है आपको, तो इसमें आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, टेंशन नहीं लेनी है। और टेंशन लेने से काम बनेगा भी नहीं, क्योंकि आपका सब कुछ हो चुका है, बस मेडिकल ही तो बाकी है। टेंशन लेने की ज़्यादा बाजी नहीं। और हवाबाजी और स्टंट से भी दूर रहना है, क्योंकि आप सोचोगे मेरा तो CVT 1 CVT 2 भी निकल गया, साइको भी निकल गया है, अब तो भैया मैं राजा हूँ, और हवाबाजी करते फिरोगे, दोस्त की बाइक मांग ली, इधर उधर घूमने चले गए, हारने चले गए और चोट वोट लगी, और फिर आप पड़े रह जाओगे, तो मेडिकल में आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, किसी से झगड़ा भी नहीं लेना है, अगर किसी से झगड़ा कर लिया, उसने केस कास कर दिया तो और दिक्कत, फिर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाओगे। ठीक है, उसके बाद आंखों का विशेष करके ध्यान रखना है, क्योंकि ये सेफ्टी कैटेगरी की जॉब है, और इसमें मेडिकल भी A1 कैटेगरी का होता है। तो A1 कैटेगरी के अंदर भैया 6/6 आपकी आंखें चाहिए, अगर आपकी आंखें 6/6 नहीं है तो आपको निकाल दिया जाएगा, अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद योग करते रहिए, इससे क्या आपकी आंखें भी अच्छी रहेंगी, और एक्सरसाइज भी करते रहिए, और खाओ पियो और मौज करो। अब आपका सिलेक्शन हो गया है। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही हम वीडियोज़ आपके लिए आगे लाते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड बाय।